अनुश्री, शान, गर्व, गोविंद, व्रत, जय, आगे, नव्या, श्रेया। ओके। क्या हो रहा था? सर कोलिजन्स। कोलिजन, यानी हम लोग टक्कर कर रहे थे, टक 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 टक। चलिए आज इसको खत्म कर देते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा होने में जितना समय लगेगा तभी तक क्लास चलेगा आपका, ठीक है? कोई दिक्कत? मतलब इस चैप्टर को पूरा करने में जितना समय लगेगा तभी तक क्लास चलेगा। ओके सर। इनमें हमारे एक टीचर रहे हैं, हमें पढ़ाया उन्होंने। उनके लड़के की आज एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी सुबह। तो हम घाट पे गए थे, अभी भी आए थोड़ी देर पहले। तो इसके पहले का क्लास हमने ऑफ कर रखा था, थोड़ा रिलैक्स हुए तो आपका क्लास हमने ले लिया। हमने बताया था कि अगर दो बॉडीज टकराती हैं, इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो इलास्टिक कोलिजन में उसका मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है? अब हम बात करने जा रहे हैं, और ये वन डायमेंशनल कोलिजन हमने बताया था। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जब दो बॉडी टकराई थी, टक्कर आम इस प्रकार से हुई थी कि दोनों टकराने के बाद ऐसे मिली और फिर अलग होकर के उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था। इसको हमने कहा था वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है? अब लिखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मतलब देखिए, अगर दो बॉडी टकराएं और टक्कर के बाद वो चिपक जाएं, मतलब ये कोलाइड होकर के दूर दूर ना हो, उसको इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है? एक्चुअली में टक्कर के बाद अलग अलग होना ही इलास्टिक होता है, जरा समझिएगा। जैसे कोई बॉल है, उसको आप दबाइए ऐसे, जैसे आप छोड़ देंगे वैसे वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, आ जाएगा ना? क्यों? तो आपने उसको दबाया था तो अंदर से उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, जो आपके इस वाले फोर्स को अपोज कर रहा था। जैसे आप उसको दूर हटाएंगे वैसे अंदर का जो फोर्स होगा वो उस बॉडी को पुनः अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है? अब जैसे हम ऐसे दबाएंगे तो ये वापस लौट के आएगा, धीरे धीरे आएगा। इलास्टिक है लेकिन थोड़ा उम्र की वजह से कम इलास्टिक। आपने दबाओगे, हटाओगे फौरन वापस शायद आ जाए, तो ये खैर इलास्टिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दूसरी होती है, ब्लड वेसल की वजह से होती है, लेकिन वो भी इलास्टिक है। अब देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको? यस सर। अब दिखा है, मतलब जो ऐसे किया तो दिख रहा है। देखिए, जब मैं इसको टकराऊंगा तो ये ऐसे दबाएगा ना। अगर इलास्टिक है तो जैसे हम इसको दूर करेंगे वैसे ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा और दोनों को दूर कर देगा। होता ही नहीं होता है? इलास्टिक बॉल है, आप उसपे जमीन पर पटकिए तो जैसे गिराएंगे ये जमीन की वजह से दबेगा और ये फौरन रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन फोर्स लगा करके वापस लौट के आ जाएगा। एक अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स होगा। लेकिन अगर दो बॉडी टकरा के चिपक जाए आपस में तो ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे गीली मिट्टी है, ऐसे करे फट से ऐसे चिपक जाएगी, ठीक है? तो पहले लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज
when the two colliding bodies stick together and move as a single body, एक सिंगल बॉडी बन जाएंगी, and move as a single body with a common velocity after the collision, then the collision is known as inelastic collision. तो दोबारा रिपीट करना एक बार। जी। पहले मतलब बता दें, अगर दो बॉडी कोलाइड होती हैं और कोलाइड होने के बाद में वो सिंगल बॉडी बन जाती है, जैसे गीली मिट्टी आप लीजिए और ऐसे कोलाइड कराइए तो चिपक जाएंगी, और वो सिंगल बॉडी बन जाए और सिंगल बॉडी बन के उसी स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर दें, इस प्रकार की कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। समझ में आई बात? तो लिखिएगा, when the two colliding bodies stick together, stick हो जाती है, चिपक जाती है। When the two colliding bodies stick together and move as a single body, with a common velocity after the collision, then the collision is known as perfectly inelastic collision. Collision is known as perfectly inelastic collision. समझ में आई बात कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अगर दो कोलाइडिंग बॉडीज कोलिजन के बाद चिपक जाएं आपस में और वो सिंगल बॉडी बन जाए और सिंगल बॉडी बन के मूव करें, तो इस प्रकार की कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, और इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। देखिए, मोमेंटम से इलास्टिक से कोई मतलब नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या बताया था कि दो बॉडी कोलाइड हो रही हैं तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। शर्त क्या है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब जब कोलाइड हो रही हो तो हम ना उसको धक्का मार दें, ठीक है, या हम मेज ना हिला दें, या हम हवा न चला दें, हम पंखा न चला दें, तो वो अगर नहीं है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन the linear momentum remains conserved, but the kinetic energy does not remains conserved. Kinetic energy does not remains conserved. समझ में आई बात? दोनों बातें। अब जरा देखिए ध्यान से, हमने कहा सपोज ये दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अब देखिए दो चीजें हैं, ये जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में भी हो सकती है और रेस्ट में नहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसको रेस्ट में ही आप मानेंगे, ठीक है, हम रेस्ट में नहीं मान रहे हैं। ये u1 वेलोसिटी से चल रही है और ये u2 वेलोसिटी से चल रही है। ये हो गया बिफोर कोलिजन के पहले। अब देखिए कोलाइड हो गई ये दोनों, ये कोलाइड हो गई। अब कोलाइड होके पूरा सिस्टम एक बन गया। अब ये अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि इनइलास्टिक है ना, तो ये दोनों कंबाइन हो गई और कंबाइन होके दोनों मिलकर के v वेलोसिटी चलने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले तो लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन मोमेंटम? सर की हाँ, सर क्या मैं होता है? सर की अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एप्लीकेबल है तो फिर द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। हाँ, इफ यू नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बात समझ आ गई ना? देखिए, बॉडी का टकराना भी तो फोर्स का इंटरचेंज होता है, लेकिन वो इंटरनल चेंज होता है, उससे बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ एक लफड़ा, यहाँ पर हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, कोई रिजल्ट आपको नहीं देंगे। यहाँ केवल इक्वेशन बना के हम रख देंगे, जो रिजल्ट आपसे मांगेंगे वो रिजल्ट हम निकालेंगे। ठीक है, अब पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, इसको मैंने K1 मान लिया, हाफ m1u1 स्क्वायर। देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे कुछ बुक्स में ये वेलोसिटी 0 रख देते हैं सेकंड वाली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसको K2 मान लेते हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। मैं काउंट कर क्या हो गया? अभी किसी ने कुछ बोला? एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, एक क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। अब हम बात करेंगे कि अच्छा ये बताइए, कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ सकती है या घट सकती है? बढ़ तो सकती नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा ये हम बताने जा रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो ये डायग्राम ऊपर बना लिया होगा। अब लिखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस होगा कि नहीं होगा ये हम निकालने जा रहे हैं। फिलहाल में मान के चल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। आपको क्या लगता है कि टकराने के बाद जो वेलोसिटी मिली है उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? क्या लग रहा है? सर घटेगी। क्यों बढ़ नहीं सकती है? बोले आप बढ़ती तो आप गेन बताते, आप लॉस पहले ही फंस गए, आप लॉस बोल रहे हैं। भाई देखिए एनर्जी बढ़ेगी कैसे? एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है, टकराने के पहले जितनी एनर्जी रहेगी रहेगी तो उतनी, उससे ज्यादा हो नहीं सकती है, तो गेन तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि लॉस ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार 1 2 3 यही क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल इसी 3 में लग जाएगा, जो अननोन वैल्यू होगी वो आपको निकालनी है। समझ में आ गई बात? अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में ये मत निकालिएगा, अगर आपसे ना पूछिए। आपको ये 3 इक्वेशंस मिले हैं, इससे जो निकालना हो निकाल लीजिए। ठीक है, तो लॉस निकालेंगे, उसको डेल्टा के मान लेते हैं, यानी कि इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दें। इनिशियल बोले तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में v की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? बाई क्वेश्चन 1 पुटिंग v इन इक्वेशन 4 में रखते हैं, v की वैल्यू क्या निकलेगी? m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2। इसे नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। सर हम फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं कर रहे? लॉस का मतलब क्या होता है? ज्यादा में से कम को माइनस करोगे ना,
हाँ ये अगर आप सर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी भाई। अब पहले से आपने कह दिया ना लॉस हो रहा है, तो लॉस का मतलब आप पहले से मान रहे हैं यस सर यस। पहली वाली पड़ी है। अगर आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ये रब कर दे सभी लोग। यस सर, लिख किया, नोट डाउन। यस ये तुमने जो भेजा था वो क्या भेजा था? सर आईबी की है, मतलब की बुक। किस क्लास की है? 10th की। 10th की है? यस सर, 9th एंड 10th। अच्छा सर उसमें क्लास। हाँ सर दो कहते 9th to 10th की भेजी थी आपने, वही तो मांगा था ना। 11th और 12th की मुझे मिली नहीं एक्चुअली। नहीं, एक ही भेजी थी तूने, एक ही थी उसमें 19 कंबाइंड। 9th और 10th कंबाइंड होता है आईबी में, और 11th और 12th कंबाइंड होता है। मुझे 11th और 12th की ऑफिशियल बुक नहीं मिली सर, तो मैं 9th और 10th भेज दिया आपको जितनी जल्दी अच्छा अच्छा, नहीं मैं देख रहा था उसको, पहले तो मैं समझा किस क्लास की है। बड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमको दिख रही थी, स्टैंडर्ड बुक है। सर आईबी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही रहती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड तरीके से समझाएंगे तो ज्यादा इजियर होगा इन द सेंस। हाँ मैं इसको इसे देख रहा हूँ फिलहाल, एक एक पेज पलटता हूँ उसका। अब देखो जरा रखते हैं वैल्यू। तो डेल्टा के इज इक्वल टू, जरा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v स्क्वायर में क्या निकली थी वहां से? m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2 टू द होल स्क्वायर, यही था ना क्वेश्चन नंबर 1 से जो v किलो निकली है। अब जरा सावधान देखो ध्यान से, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, एक पावर इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे, तो हम यहाँ बाहर 1/2 कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 कॉमन ले लेंगे, तो इसके साथ m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर, और ये बचेगा यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2 टू द होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट समझ में आया? ये हाफ एल कॉमन ले लिया हमने बाहर, और जो हमने एलसीएम लिया था ना ये वाला, जो भाई एक ये नीचे 2 पावर है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक पावर यहाँ से कट चुकी है, ठीक है, और एक पावर का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब आपको ब्रैकेट खोलना है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही हो रहा है। देखिए 1/2 m1 प्लस m2, आप समझिए, आप m1 को अंदर ले जाओ तो आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए और माइनस को पीछे लगा दीजिए, तो आएगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2। हैव यू गॉट इट? ये गई अपने घर, ये गई अपने घर। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? m1 m2 दिख रहा है? यस यहाँ सर। भी m1 m2, यहाँ भी m1 m2, यहाँ भी m1 m2। तो मैंने क्या किया, m1 m2 कॉमन ले लिया, 2 m1 प्लस m2, अंदर बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2। दिस इज m1 m2 अपान 2 m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 टू द होल स्क्वायर। ये पहले लिखिए फिर हम बात करें। हो गया?
पहले लिखिए फिर हम बताएं हम तय कर क्या रहे हैं। सर एक सेकंड रुक जाना। हाँ रुके। यस सर, हो गया। अब जरा समझिएगा, हमने हेडिंग क्या डलाई थी? लॉस। लॉस लिखा था ना, यानी लॉस का मतलब मैंने पहले से मान लिया था कि ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी कम है, मान लिया था ना हमने। अगर मैं अब ये कह दूं कि 15 ज्यादा है 14 से, तो आप दोनों का माइनस करो, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है देन यू आर राइट। एम आई राइट? अगर आप दो चीज का माइनस कर रहे हो और ये माइनस पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू बड़ी है ना? अब देखो जरा, यहाँ पर आइए, ये आपका M1 M2 है ओपन मल्टीप्लाई में, तो मास तो निगेटिव हो नहीं सकते। अब आते हैं यहाँ पर बात, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं चूंकि डेल्टा के ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था कि पहले वाली एनर्जी ज्यादा है वो सही था। इसका मतलब है कि वहां पर एनर्जी में लॉस हो रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। अगर कोई ये कहते सिद्ध कैसे आप करेंगे लॉस हो रहा है, वो ये सिद्ध हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ गई है, इसका मतलब आई एम राइट। ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें ये नहीं आता है लगभग, जो हमने बता दिया ये लगभग नहीं आता है। अगर ये आएगा भी तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेट होके वैल्यू आपको मिल चुकी होगी ना भाई। आप जब कैलकुलेशन करोगे न्यूमेरिकल में तो वैल्यू आपको मिल चुकी होगी पहले से, 20 25 जो भी मिली होगी, ये भी वैल्यू मिल चुकी होगी। दोनों को माइनस करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब लिखिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अच्छा, इंटरनेशनल बोर्ड वाले फिजिक्स में कौन सी बुक चलाते हैं 11th में? सर 11th और 12th की एक बुक होती है, कंसिस्ट मतलब कि दोनों एक ही में समराइज होते हैं, और उसका नाम सर आप एक्चुअली आईबी सर्च करोगे ना, आईबी बुकलेट फॉर 11th 12th, तो उसमें आ जाएगी। अच्छा, आईवी बुक आ जाएगी। यस मैम। हम इसलिए नहीं चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हम जुड़े हुए हैं आप लोगों से, तो मान लिया कभी एक ऐसा चांस आता है कि सर ने कहा कि 1 स्टूडेंट ऑफ आईबी इज देयर, तो फिर हमको तैयार रहना पड़ेगा ना, अपने आप को तैयार रखना है ना। तो यस सर। तलवार उलवार ले लें। अब लिखिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, जरा ध्यान से समझिएगा। कोलिजन इन टू डायमेंशन, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा, बढ़िया सा मतलब है इसका। देखिए ध्यान से, बुक में जो लिखा है वो तो सिंपल सा लॉजिक लिखा है, मैं उसको लॉजिकली समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी टकराई, अभी क्या हो रहा था वन डायमेंशन में कि दो बॉडीज थी, टकराई थी, ऐसे एक तरफ जा रही थी और ऐसे टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों उसी डायरेक्शन में चल रही थी। अभी क्या होगा कि ये बॉडी इससे टकराएगी, ऐसे कोलाइड होगी, और कोलाइड के बाद में ये बॉडी इधर उधर भागेंगी। ठीक है, मतलब उसी स्ट्रेट लाइन में न चल करके इधर उधर भागेंगी। इस प्रकार के कोलिजन को टू डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है टॉपिक है, आप प्रूफ करा रहे हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कब कोलिजन वन डायमेंशन होगा, कब कोलिजन टू डायमेंशन होगा? जरा सावधान, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने शायद उस दिन बताया भी था आपको, कैरम आप खेलते हैं, कैरम में स्ट्राइकर होता है, गुट्टी को मारते हैं, कभी कभी आप सीधे मारते हैं वो सीधे जाती है, कभी ऐसे मारते हैं ऐसे भाग जाती है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो हमने बताया था
जरा ध्यान से समझिएगा, अगर दो बॉडीज ऐसे टकरा रही हैं कि दोनों के सेंटर ऑफ मास एक लाइन में है, तो टक्कर के बाद वो उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे मतलब बढ़ेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो इसको कहते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? अब जरा समझिएगा कि अगर ये बॉडी ऐसे, ये आपकी कैरम की गुट्टी है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्राइकर को तो इंग्लिश में स्ट्राइकर कहते हैं, वो जो छोटी छोटी होती है उन्हें क्या कहते हैं? गुट्टीज। क्या कहते हैं? अरे भाई तुम लोग तो इंग्लिश में बोलते होगे ना, हम तो गुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हो? तो शायद पॉन्स कहते हैं। है पॉन्स, PONS। PONS, पोन्स। नहीं सर, पॉन्स, पॉन्स स्पेलिंग नहीं आती। PONS। नहीं सर, पॉन्स मतलब जेड होना चाहिए था। स्पेलिंग बोलो ना। सर मुझे स्पेलिंग नहीं आती ना, वही प्रॉब्लम है बस। नहीं, अब किसी को मान लिया आप नहीं मान है PAUN। PAUN कौन कहते हैं? यस। हाँ, मैं हम इसलिए पूछ रहे, मान लिया हमने आपसे सीख लिया, चलिए हमको नहीं मालूम था, हमने आपसे सीख लिया, अब हम सबको बताएंगे पॉन आई वाज प्लेइंग कैरम पॉन, कहेंगे क्या बोल रहा है भाई? तो हम तो यही कहेंगे हमने बच्चों से सीखा है PAUN। चलिए अच्छी बात, धन्यवाद सिखाने के लिए। नहीं कभी कभी होता है तुम लोग सीख लेते, जरा सावधान। आपने कभी कभी स्ट्राइकर मारा उस, हम गुट्टी बोलेंगे, देखो भाई पॉन थोड़ा सा आपकी यूज टू नहीं है, हमने उस गुट्टी पे मारा स्ट्राइकर, ठीक है? तो कभी कभी देखा होगा गुट्टी ऐसे भाग जाती है, स्ट्राइकर ऐसे भाग जाता है, देखा है ना? देखो ध्यान से, ये आपकी पॉन का सेंटर ऑफ मास है और ये स्ट्राइकर टकराया और ये स्ट्राइकर का सेंटर ऑफ मास है। अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास एक लाइन में नहीं होगा, जरा देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये दोनों थोड़ा सा आपका स्ट्राइकर आलू बन गया है, वो संतरा बना देते हैं। ये स्ट्राइकर माने यहां से टकराया, ये सेंटर ऑफ मास ऐसे, ठीक है? तो एक्चुअली में स्ट्राइकर आपकी गुट्टी को किधर धक्का मार रहा है? ऐसे मार रहा है ना, सीधे तो मार नहीं रहा। तो क्या आपकी गुट्टी सीधे जाएगी? नहीं जाएगी, वो तो इधर भागेगी, नहीं भागेगी। सही कहा, सही कहा ना? यस सर। तो गुट्टी भी तो रिएक्शन फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ये गुट्टी ऐसे रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ऐसे लगाएगी, लेकिन चूंकि इसके पास मोशन है तो ये इधर भागेगा कहीं पर। तो दोनों एक लाइन में ना करके दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। समझ में आया बात? अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि आपने वन डायमेंशन बताया, टू डायमेंशन बताया, कब कोलिजन टू डायमेंशन होगा, कब कोलिजन वन डायमेंशन होगा? तो आप कहेंगे वो जब लिखा होगा उसमें, आप कहेंगे जब दो कोलाइडिंग बॉडी के सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो टक्कर के बाद वो उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, और अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे हैं तो वो टू डायमेंशन में जाएंगे। समझ आ गई बात? ये हम सेंटर ऑफ मास दिखा नहीं रहे, मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। अब जरा समझिएगा, दो बॉडीज हैं, दोनों मूव कर सकती हैं, एक रेस्ट में रह सकती है। हम एक ब्रेक को रेस्ट में लेके चल रहे हैं। ये एक बॉडी है, हमने जानबूझ करके इसको यहां पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानबूझ के रखा हुआ है। इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0, एंड इज रेस्ट, ठीक है? एक दूसरी बॉडी जिसको कि स्ट्राइकर कह रहे हैं, m1 मास की है और u1 वेलोसिटी से आके टकराती है। दोनों की टक्कर देखिए, अब डायग्राम में मैं अगर इसको यहां बना दूंगा ना तो भी देखने वाला कहेगा ये तो मूर्ख आदमी है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कुछ लगाएगा। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं स्ट्राइक होगा। एक्चुअली में दूसरी वाली जो बॉडी होगी ना, उसका सेंटर ऑफ मास या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ये ऐसे टकराना चाहिए, यहाँ पे आके टकराएगा, लेकिन हम ऐसे शो नहीं करेंगे, बस आप अपनी जानकारी के लिए रखिएगा, ठीक है? तो दूसरी बॉडी m2 मास की, m1 मास की है और u1 वेलोसिटी जाके इसको स्ट्राइक करती है। अब देखो यहाँ टक्कर, ये है बिफोर कोलिजन। ये क्या चीज हो रही है? बिफोर कोलिजन। अब हम आफ्टर कोलिजन ही बिल्कुल दिखाएंगे। अब ये एक बॉडी इधर चली गई, एक बॉडी इधर चली गई, एक बॉडी इधर चली गई, एक बॉडी इधर चली गई। अब बताओ
M2 बॉडी इधर कब जाएगी, M2 बॉडी इधर कब जाएगी? नहीं, वैसे तो हम किधर भी दिखा सकते हैं। आप क्या बताएंगे? देखो ध्यान से, अगर इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, M1 का सेंटर ऑफ मास ऊपर है, तो M2 को ऐसे धक्का मारेगी और M2 उधर चली जाएगी। समझ में आई बात? हैव यू गॉट इट? यस सर। और अगर M1 का सेंटर ऑफ मास ऐसे है तो ऐसे धक्का मारेगी, M2 उधर चली जाएगी। तो दोनों में हल्का सा लॉजिकल फर्क है। आप फिलहाल क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो कहीं भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर M1 को दिखाया है और यहाँ पर M2 को दिखाया है, और ये वेलोसिटी इसकी V1 हो गई है, ये वेलोसिटी इसकी V2 हो गई है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से α1 अल्फा एंगल पे जा रहा है, ये बीटा एंगल पे जा रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लफड़ा ये है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। तो एक बार आप लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, एक बार लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी देखें तो, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखाएं, तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा? यहाँ ना दिखाओ, यही दिखा दो, लेकिन अगर हम दिखाएं तो ये अल्फा होगा नहीं होगा? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, ये v1 cos अल्फा होगा, ये v1 sin अल्फा होगा। सही बात कही हमने। और अगर यहाँ इस वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल से एंगल दिखाएंगे तो बीटा होगा, इधर v2 cos बीटा होगा, और नीचे v2 sin बीटा होगा। ये m2 मास है। डायग्राम क्लियर हो गया सबको? तो पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। पहले लिखेंगे लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जरा समझिएगा, टकराने के पहले बिफोर कोलिजन वेलोसिटी एक्स के अलोंग है कि नहीं है? भाई टक्कर के पहले तो एक्स के अलोंग ही तो है। Yes, sir. तो यानी कि टकराने के पहले इनिशियल मोमेंटम m1 u1, ये 0 हो गया। ये m2 u2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये मोशन में नहीं हो सकता है। जैसे आपने गोटी ऐसे स्ट्राइकर मारा और आपके साथ ही मैं भी मार दूं, तो आपकी चलती हुई गोटी में हमारा स्ट्राइकर पड़ सकता है और ये ऐसे दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये रेस्ट में हो सकती है और ये रेस्ट में नहीं भी हो सकती है। तो ये तो हमने u2 0 मान लिया है, इज इक्वल टू, अब देखो टकराने के बाद एक्स एक्सिस के अलग मोमेंटम क्या है? m1 v1 cos अल्फा और m2 v2 cos बीटा। तो m1 u1 cos अल्फा प्लस v1 m2 v2 cos बीटा। समझ में आई बात? अब आप निकालेंगे along y एक्सिस, by law of conservation of linear momentum, लीनियर लगा दो यहां पर, मोमेंटम along y एक्सिस। ये बताइए, टक्कर के पहले बिफोर कोलिजन क्या y एक्सिस के along मोमेंटम है? y एक्सिस के along वेलोसिटी है? नहीं, क्योंकि x एक्सिस के along है। तो टक्कर के पहले तो 0 है। समझ में आई बात? टक्कर के बाद देखिए, नहीं क्या कौन जाना है? कोई नहीं है टक्कर में, तो यहाँ पर कोई नहीं है टक्कर में y के along। वहां भी आइए, देखो y के along इस वाली बॉडी का जो मोमेंटम है वो m1 v1 sin अल्फा है, लेकिन दूसरी वाली बॉडी का जो मोमेंटम है उसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए वो नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस m2 v2 sin बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये तो हो गए आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है?
काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अरे भाई एनर्जी इज अ वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी है? इतना सब बताने के बाद भी अगर ऐसा साइलेंट, आज गर्ल्स नहीं है क्या? स्केलर है। ये आज गर्ल्स कोई नहीं, श्रिया नहीं है क्या? अनुश्री नहीं है क्या? वंशिका नहीं है क्या? स्केलर। हैं सब लोग? श्रिया है, सब बोले आज के क्वांटिटी है, तो वहां डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो आपको v1 cos अल्फा v2 cos अल्फा नहीं चाहिए, v1 v2 चाहिए। यानी कि टक्कर के पहले एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी तो जीरो ही है, इज इक्वल टू हाफ m2 हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? नोट करिए इसको। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया? ईशान साहब का बैकग्राउंड इसमें व्हाइट आ रहा है, क्या बात? इसे पेपर पर लगा दिया है क्या कैमरे में? ईशान बंसल, मैं बैकग्राउंड देख रहा था, उसमें कैमरे का जो आपका दिख रहा है वो व्हाइट दिख रहा है। विजिबिलिटी ठीक आ रही है इसकी? यस सर, हाँ विजिबिलिटी। सर। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम बहुत गोरे नजर आ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं बार बार। हमका ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा गोरे के चक्कर में ये इतना गोरा हो गया हो कि इसमें काला काला जो लिखा हो दिखाई नहीं पड़ रहा हो? नहीं सर, दिख रहा है। नहीं नहीं, मतलब मैं अपने आप को गोरा महसूस दिख रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा लगा मैं नहीं मार गया, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ ना सामने दूसरी डिवाइस में मेरी फोटो आ रही, बाबा हम उसी को देखते हैं। खैर ये क्लियर हो गया? यस सर, काफी Yes, क्लियर sir. है। अच्छा, अब एक ठीक है, इतना ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगला क्लास हमारी आपकी मुलाकात, अभी फिलहाल आज की मुलाकात बस इतनी। ठीक है, आज तो इसलिए मेंटली अपसेट था मैं, लेकिन पढ़ाने से थोड़ा सा मन बदल जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे पहले, ठीक है, कि न्यूमेरिकल डिस्कस करनी। ठीक है, ये चैप्टर वर्क एनर्जी का खत्म हो गया है, इसको पढ़ डालिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि वन डायमेंशन बता दी थी, लेकिन 1 और 2 मिला करके हम बताएंगे, तो इसलिए 1 वाली पढ़ के बैठिएगा। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, हैव गुड नाइट सर। ओके।